दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पैसों का अध्ययन नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र यह बताता है कि पैसों का उपयोग या फिर ये कहे कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें, कहाँ उनको इन्वेस्ट करें, कैसे उनका उपयोग करें। जो भारतीय अर्थशास्त्र का जनक है विश्वेश्वरैया को माना जाता है। इसमें दो चीज़ है कि इकोनॉमिक्स का जनक किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को, और भारत अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, विश्वेश्वरैया को। अब अर्थव्यवस्था में जो धन आता है वो अलग अलग सेक्टर से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आया था कि अर्थव्यवस्था में धन कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है सेक्टर्स, क्षेत्रों से। सेक्टर्स को जो है 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 नेचर से, दूसरा टर्म एंड कंडीशन में, और तीसरा ऑनर्स, स्वामित्व से। तो पहले बात करते हैं नेचर के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। तो स्वभाव के आधार पर सेक्टर्स को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर्स। अब प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं? वह क्षेत्र जिनमें चीज़ें पूरी तरह से प्रकृति पर डिपेंड होती है, इसमें मानव का कोई रोल नहीं होता। मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज इसमें कोई रोल अदा नहीं करती है। प्राइमरी सेक्टर में ये जो है अपने आप उत्पन्न हो जाती है, जैसे कृषि, पशुपालन, कुक्कुट मतलब कुत्ता, मधुमक्खी पालन, खनन, ये सभी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद कर लेना, कृषि, पशुपालन, कुक्कुट, मधुमक्खी पालन और खनन आदि, ये सभी प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। दूसरा बात करते हैं नेचर के आधार पर, तो वो होता है द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। इसमें जो है निर्माण और से विनिर्माण में जाया जाता है, मतलब कि कोई चीज़ बन चुकी है उसको किसी दूसरे रूप में मॉडिफाई किया जाता है। अब द्वितीय सेक्टर होते क्या है उसे डिटेल में जानते हैं। वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक या प्राथमिक क्षेत्रों वाली वस्तुओं को मॉडिफाई करते हैं या बदल देते हैं, उन्हें सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। इसमें प्राथमिक वस्तुओं का विनिर्माण होता है, मतलब दोबारा निर्माण होता है। इसमें ये चीज़ गौर करने वाली है, निर्माण से विनिर्माण, मतलब कि विनिर्माण मतलब दोबारा बनाना, कोई चीज़ है उसको किसी दूसरे रूप में मॉडिफाई कर देना। इसके एग्जाम्पल है कपास से कपड़ा बनाना, गेहूं से आटा बनाना, और तीसरा सरसों से तेल निकालना। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप इससे याद कर लीजिए। या ये कह लीजिए कि जितने भी कारखाने हैं वे सभी द्वितीयक सेक्टर्स में आते हैं या सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जितने भी कारखाने हैं, चाहे वे तेल के हों, कपास के हों, गेहूं के हों या सरसों के हों, उनमें सभी में द्वितीय सेक्टर ही इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं तृतीयक सेक्टर की, टेरिटरी क्षेत्र। टेरिटरी या तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं? वे क्षेत्र जिसमें प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों की वस्तुओं की बिक्री होती है। मतलब जो तृतीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र, उसमें सिर्फ चीज़ों की बिक्री होती है, उसमें कोई उत्पादन नहीं होता है। इसे वस्तुओं का उत्पादन व वस्तुओं का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ वस्तुओं की बिक्री होती है। और विनिर्माण होता है फैक्ट्री में। इस बात को याद रखना है, फैक्ट्री जो हमारा द्वितीयक सेक्टर है वो सिर्फ फैक्ट्री के बारे में ही नरेट करेगा। नोट, ये सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ट्रांसपोर्ट, परिवहन, पुलिस, हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, बैंकिंग, एजुकेशन, नौकरी, व्यापार, दुकान, वैज्ञानिक एटसेट्रा, ये सभी हमारे टेरिटरी सेक्टर्स में आते हैं। जो तृतीय क्षेत्र हमारा वो टेरिटरी सेक्टर्स, उसमें जो सरकार को सबसे ज़्यादा धन प्राप्त होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा धन सरकार को किस सेक्टर से प्राप्त होता है। तो तृतीय क्षेत्र से हमें सरकार को सबसे ज़्यादा धन प्राप्त होता है।
अब बात करते हैं शर्तें, टर्म एंड कंडीशन। इसमें सेक्टर्स को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 संगठित शर्तें, नंबर 2 असंगठित शर्तें। तो सबसे पहले बात करते हैं संगठित शर्तों के बारे में। संगठित शर्त क्या होती हैं? वे शर्त जिसमें टाइम, सैलरी और अवकाश फिक्स हों। टाइम, सैलरी और अवकाश फिक्स हों, ये ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ दोबारा। टाइम, सैलरी और अवकाश फिक्स हों संगठित शर्त कहलाते हैं। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं जो कि कंपनी या फिर किसी संस्था के द्वारा बनाए हुए होते हैं, जैसे कि जॉब, रेलवे, हॉस्पिटल एटसेट्रा इसमें आते हैं संगठित शर्तों में। दूसरा है असंगठित शर्तें। इसमें टाइम, सैलरी और अवकाश फिक्स नहीं होते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करता है। मतलब कि इसमें एग्जाम्पल जो है वह कृषि, व्यापार आदि। संगठित जो होते हैं वो किसी में कोई जॉब करते हैं कि जैसे कि किसी डिपार्टमेंट में, मतलब कि उन्हें सिर्फ उनके जो टर्म एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। अपनी मर्जी से वे कुछ टाइम में या सैलरी में कोई हेरफेर नहीं कर सकते। जबकि जो असंगठित शर्तें होती है जो कि कृषि, व्यापार, उसमें आदमी अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपनी इच्छा का। उसमें वह जैसा मर्जी वैसा व्यापार कर सकता है। तो ये संगठित और संगठित इस तरह डायरेक्ट किया जाता है। संगठित में सब कुछ मतलब फिक्स होता है, असंगठित में कुछ फिक्स नहीं होता। अब बात करते हैं स्वामित्व ओनर के आधार पर। स्वामित्व ओनर के आधार पर सेक्टर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि स्वामित्व के आधार पर सेक्टर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये होता है 3 भागों में। नंबर 1 सार्वजनिक गवर्नमेंट, सार्वजनिक सेक्टर्स जो सरकार के अधीन है, जैसे कि पुलिस, फौज एटसेट्रा। सार्वजनिक मतलब कि उसे कहते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में पुलिस, फौज एटसेट्रा। या फिर कोई भी, जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट हो सरकार के अधीन, वो इसमें आते हैं। अब आते हैं निजी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, जो खुद के अधीन हो या अपनी सेल्फ प्रॉपर्टीज़ के मालिक हों। सभी लिमिटेड कंपनीज या खुद का व्यापार, ये सभी निजी में आते हैं, प्राइवेट में। ये नेचर, टर्म एंड कंडीशन और स्वामित्व के आधार पर कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि पूछा गया है कि आर्मी किस नेचर में आता है, किस नेचर में आता है, तो वह टेरिटरी नेचर में आता है। कौन सी इसमें टर्म एंड कंडीशन लगती है, तो ये संगठित होता है। और कौन सा इसमें मतलब किसका स्वामित्व होता है, तो ये गवर्नमेंट का होता है। आर्मी जो है टेरिटरी होता है, संगठित होता है और गवर्नमेंट के अधीन होता है। ऐसे ही पुलिस जो है वो टेरिटरी में आएगा नेचर में, और टर्म एंड कंडीशन में वह संगठित में आएगा, और जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट का हाथ होती है। और तीसरा बात करें, कंपनी वर्कर जो है वो टेरिटरी में आएगा नेचर के आधार पर, और टर्म एंड कंडीशन के आधार पर वह संगठित होगा, और जो उसका ऑनरशिप होगी उसकी, तो वो होगी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब प्राइवेट कंपनी के हाथों में। अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है शॉप, दुकान का, तो वो टेरिटरी में आएगा नेचर के आधार पर, टर्म एंड कंडीशन के आधार पर वह असंगठित में आएगा, और स्वामित्व के आधार पर वो प्राइवेट में आएगा। ये इसके एग्जांपल हैं और ये पूछे भी जाते हैं। आर्मी कहीं में आता है, पुलिस कहीं में आता है, कंपनी वर्कर कहीं में आते हैं, और शॉप कहीं में आते हैं। इसको अच्छे से देख लेना, एक बार नहीं कई बार। अब तीसरा जो है हमारा, हमने बात करी थी कि वो स्वामित्व के आधार पर वो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो तीसरा है संयुक्त सेक्टर, अर्ध सरकारी। तो संयुक्त सेक्टर क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर सम्मिलित हों, संयुक्त सेक्टर या पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बीच एक बॉन्ड होता है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड कहते हैं। ये रहा, इसको देखिए। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच एक बॉन्ड साइन होता है, मतलब ये बॉन्ड पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसे MOU, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन
कि जो बॉन्ड साइन होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच, उसको उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी एक से अधिक पार्टनर होते हैं तो हिस्सेदारी के लिए एमओयू का इस्तेमाल होता है। एमओयू का कहाँ इस्तेमाल होता है? जब एक से अधिक पार्टनर हिस्सेदारी में शामिल होते हैं। चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी क्षेत्र। इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। छोटे उद्योगों के लिए सहकारी क्षेत्र ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें पूछा भी गया है, एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से जो क्षेत्र हैं वो छोटे उद्योगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो वे होता है सहकारी क्षेत्र। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि कौन से क्षेत्र छोटे उद्योगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है, वे होते हैं सहकारी क्षेत्र। एग्जाम्पल के लिए जो कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं, मछली पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, दूध उत्पादन के लिए आदि। छोटे मोटे काम के लिए पैसों की व्यवस्था सहकारी बैंक के द्वारा ही होती है। मतलब कि ये कहते हैं ना, किसी को अपना बिजनेस डालना है तो वो उसको लोन चाहिए, मतलब पैसे चाहिए, तो जो लोन प्रोवाइड कराता है वो ये सहकारी बैंक ही करवाता है। इसीलिए जो छोटे उद्योग होते हैं उनके लिए सहकारी बैंक ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं।